जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे हम, उस बिंदु का नाम है काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या है, किन विद्वानों ने काव्य हेतु को लेकर क्या कहा, काव्य के लिए काव्य हेतु क्यों जरूरी है, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले काव्य हेतु का अर्थ क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम, और काव्य हेतु के बारे में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। काव्य हेतु से तात्पर्य यह है कि वे तत्व जो काव्य रचना के मूल कारण हैं, यानी कि काव्य रचना के जो मूल कारण हैं, ऐसे कारण जिन कारणों से काव्य रचना हो पाए, उन कारणों को कहते हैं काव्य हेतु, मूल कारण। जैसे कोई भी कार्य किया जाए, उस कार्य करने के पीछे कोई न कोई मूल कारण होता है। उसी प्रकार वे कारण, वे तत्व जो काव्य रचना के मूल कारण हैं, उन कारणों को हम कहते हैं काव्य हेतु। हम समझने की कोशिश करेंगे वे कौन से कारण हैं जो विद्वानों ने माना है। इसे निमित्त कारण भी कहा गया है, और निमित्त कारण का तात्पर्य यही है कि ये मूल कारण है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये वे कारण हैं जिनके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। अगर ये कारण किसी में है तो ही वो काव्य रचना कर सकता है और काव्य रचना हो सकती है। अगर इन कारणों की बात करें क्या कारण है, तो मुख्य रूप से 3 कारण माने जाते हैं। एक तो माना जाता है प्रतिभा, जो सबसे प्रमुख माना जाता है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा माना जाता है व्युत्पत्ति, और तीसरा माना जाता है अभ्यास। ये 3 मुख्य कारण हैं जो माने जाते हैं। इसके ऊपर हम सिलसिलेवार बात करेंगे किस विद्वान ने क्या कहा, लेकिन अभी आप भूमिका समझें। इससे पहले मैं 3 नाम इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भूमिका समझ पाएँ है क्या ये चीज़। तो ये माना गया कि ये 3 जो है काव्य रचना के मूल कारण हैं। अगर ये कारण ना हो तो काव्य रचना नहीं हो सकती, और इन्हें निमित्त कारण भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया। एक और होता है जैसे हम काव्य प्रयोजन कहते हैं, वो काव्य हेतु से अलग है। अलग क्यों है इसकी बात की जाए तो जैसे कि काव्य हेतु है वो उस रचना के कारण है, मूल कारण, जबकि काव्य प्रयोजन है वो रचना लिखने के बाद मिलने वाला फल है। ये 2 अंतर हैं इनमें। आगे जो हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन, उसमें हम डिटेल से और भी बात करेंगे। अगर हमें समझना हो बिल्कुल आसान भाषा में, तो क्या है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो है हेतु काव्य के और एक है प्रयोजन। तो काव्य हेतु और प्रयोजन, ये दोनों ही हमें टॉपिक पढ़ने हैं। काव्य हेतु से अर्थ है यहाँ पे मूल कारण, तो मूल कारण है उनको हम बोलते हैं काव्य हेतु। और प्रयोजन से मतलब है जो काव्य रचना करने के बाद जो हमें फल मिलता है, आप कह सकते हैं साधारण शब्दों में, वो है, यानी इसको हम प्रेरणा देने वाली शक्ति भी बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए जैसे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप काव्य रचना करें जिससे आपको प्रसिद्धि मिले, यश मिले, धन मिले, तो ये आपको फल मिला है काव्य करने के बाद, पैसा मिला, यश मिला, धन मिला, जो भी सारा कोई कुछ भी मिला। और हो सकता है अपने काव्य रचना की प्रेरणा इसी चीज़ से मिली हो कि काव्य रचना करने के बाद मेरी प्रसिद्धि होगी, मुझे पैसे मिलेंगे। तो प्रयोजन वो है जो काव्य रचना के बाद आपको प्रसिद्धि मिले, धन मिले, और एक प्रेरणा भी हो सकती है क्योंकि आपके मन में है कि काव्य रचना करने के बाद मुझे ये मिलेगा, और इसीलिए आप काव्य रचना कर रहे हैं। तो काव्य प्रयोजन प्रेरणा के तौर पे भी काम कर सकता है। लेकिन आप काव्य रचना में आप प्रेरणा मिल जाएगी प्रयोजन से कि मुझे धन मिलेगा, यश मिलेगा, मेरा नाम होगा, और जो भी आपके प्रयोजन रहे हों, फल भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप में काव्य हेतु नहीं है तो आप काव्य रचना नहीं कर सकते। तो ये तो है मूल कारण जिससे काव्य रचना होती है, और प्रयोजन है काव्य रचना होने के बाद आपको जो फल मिलता है। दोनों में बेसिक जो बिल्कुल सामान्य अंतर है वो ये है। आगे हम और डिटेल में जैसे मैंने बताया पढ़ेंगे।
तो जैसे मैंने बताया काव्य हेतु, उसकी हम मैं दोबारा दो लाइनों में आपको स्पष्ट कर दूं क्या है कि काव्य हेतु से विपर्य है कि वे तत्व जो काव्य रचना के मूल कारण हैं उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। यह निमित्त कारण भी है, तात्पर्य यही है इसका कि ये मूल कारण है, इन कारणों के बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। और काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में अंतर जैसे मैंने बता दिया आपको कि काव्य हेतु काव्य के निमित्त या मूल कारण है, जबकि काव्य प्रयोजन उसके बाद में, काव्य रचना के बाद में मिलने वाला फल है, और वो प्रेरक तत्व या प्रेरणा स्रोत भी हमारा हो सकता है काव्य रचना के लिए, बल्कि काव्य हेतु होना चाहिए काव्य रचना लिखने के लिए। अगर हम कहना चाहें तो काव्य हेतु काव्य रचना के मूल कारण है, जो मैं 3-4 बार बता चुका हूँ। और ये मूल कारण 3 हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। एक तो है प्रतिभा, जो 3 मूल कारण हैं, प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा जिसको हम बोल सकते हैं वो है अभ्यास। ये 3 मूल कारण माने गए हैं जिनको हम काव्य हेतु बोलते हैं। अब ये मूल कारण क्यों हैं, जैसे मैं आगे चलने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँ तो प्रतिभा के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ बच्चे जो 5 साल जिनकी आयु है और वो बड़े बड़े मंच जो टीवी पे आपने देखे हों, उनके अंदर इतना अच्छा गा लेते हैं 5 साल की उम्र में। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से शायद कोई 5 साल अगर म्यूज़िक में पूरा अपना दे, संगीत के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाए 5 साल, तो भी शायद उन जैसा अच्छा ना गा पाए। तो ये प्रतिभा के कारण है। कुछ छोटे छोटे बच्चे 5, 6, 7 साल के इतना अच्छा डांस कर पाते हैं, नृत्य कर पाते हैं, और कुछ लोग सीखने के बाद भी वैसा करना उनके लिए असंभव प्रतीत होता है। तो ये क्या है, प्रतिभा, इसको जन्मजात गुण भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किस विद्वान ने क्या कहा, ये थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं तो आपको समझ आएगा इतनी बात कि काव्य हेतु क्या है और क्यों जरूरी है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है शास्त्र ज्ञान, लोक ज्ञान, इन चीज़ों से तात्पर्य है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर 5 साल की उसकी आयु है, उसमें भी उसको नृत्य या संगीत या कोई भी कला है वो आता है, और अगर वो उसको लोक शास्त्र ज्ञान या ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा, प्रतिभा उसकी इतनी निखर नहीं पाएगी, उभर नहीं पाएगी जितनी उभरनी चाहिए। इसी प्रकार अभ्यास है। अभ्यास के बारे में तो पंक्ति आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सील पे परत निशान। तो अभ्यास काव्य तो माना गया है कि किसी में अगर प्रतिभा है या कम है, नहीं है या कम है, व्युत्पत्ति भी अगर नहीं है या कम है, तो अभ्यास करके वो प्रतिभा को भी अपनी निखार सकता है जितनी भी है उसके पास, और व्युत्पत्ति भी उसके पास आ सकती है। तो कुछ लोग अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं। ये 3 काव्य हेतु माने गए हैं। जैसे मैंने बताया मूल कारण है, प्रयोजन और इसमें अंतर कर चुके हैं। ये भूमिका के हमारे पास मान लीजिए भी क्या है। अब हम काव्य हेतु को समझने के लिए देखेंगे कि किन विद्वानों ने काव्य हेतु को लेकर क्या मत दिए, उन विद्वानों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो अगर हम संस्कृत के विद्वानों की बात करें सबसे पहले, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें भारतीय काव्य शास्त्र की तो वो संस्कृत से ही आरंभ माना जाता है। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो देखिए क्या है, संस्कृत में क्या, काव्य शास्त्र में क्या कहा गया है। तो देखिए जैसे भरतमुनि है, भरतमुनि में अगर काव्य शास्त्र की बात करें तो सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र में भरतमुनि का नाम आता है, जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना भी की है। तो उन्होंने काव्य हेतु को लेकर कोई विशेष उनका मतलब बताया नहीं उन्होंने कुछ इसके बारे में। तो हम जो है भरतमुनि के बाद जो हमारे प्रमुख दूसरे आचार्य हैं उनका नाम है भामह, जो अलंकारवादी आचार्य है, काव्य अलंकार में ग्रंथ लिखा। भामह ने काव्य हेतु को लेकर क्या कहा, इसके ऊपर हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं अब कि क्या कहना था इनका। तो इनकी एक पंक्ति है, वैसे तो हम पूरी याद कर सकते हैं लेकिन जो इसका प्रमुख हमारा अर्थ निकलेगा वो इससे निकल सकता है, तो आप ये याद कर सकते हैं इतनी। काव्य तुम जायते जातु कस्य चित्त प्रतिभावत।
ये भामे की पंक्ति है। तो देखिए क्या है, पूरी तो ये पंक्ति अगर पढ़नी है तो आप देख सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएगी। गुरु उपदेशाद हेतु शास्त्र जड़ धियो पल्यम काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत। ये इनकी पूरी पंक्ति है। लेकिन जो मैंने लिखा है, अगर इसका अर्थ हम समझना चाहें या इसका देखना चाहें क्या कहना चाह रहे हैं जो भामे है, वो कह रहे हैं कि जो पहले पूरी पंक्ति में तो ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु का उपदेश है वो महत्वपूर्ण है, और गुरु के उपदेश से शास्त्र ज्ञान है, उनका अध्ययन है, वो अच्छे प्रकार से हो सकता है, जो पहली लाइन मैंने बोली थी। इस लाइन में क्या कहते हैं वो, लेकिन पहली लाइन कहने के बाद जो ये लाइन मैंने लिखी है, इनमें कह रहे हैं लेकिन काव्य रचना तो कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। जो ये लाइन है ना, कस्यचित प्रतिभावत्ता है, तो इसका मतलब यही है कि काव्य रचना, तो काव्य तो जायते यानी काव्य रचना वही कर सकता है जातु जिसके पास कस्यचित प्रतिभावत यानी जिसके पास प्रतिभा है या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। तात्पर्य है कि गुरु का उपदेश अगर किसी को मिले तो वो अच्छा बन सकता है, समर्थ बन सकता है किसी चीज़ में, लेकिन फिर भी काव्य रचना वही कर सकता है जिसके पास प्रतिभा है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है कोई, तो ही कर सकता है। ये भामे के मत है। लेकिन फिर भी भामे ने प्रतिभा को अत्यधिक महत्व दिया। प्रतिभा को महत्व देने के बाद भी उन्होंने जो है अध्ययन को यानी कि व्युत्पत्ति को और अभ्यास को भी हेतु माना है। और प्रतिभा का अर्थ अगर हम कहना चाहें तो प्रतिभा का अर्थ क्या है कि जो जन्मजात गुण जिसको बोलते हैं, जन्मजात गुण, जन्मजात गुण बोलते हैं दोस्तों एक तो, और इसको ईश्वर प्रदत्त शक्ति बोल देते हैं। ईश्वर प्रदत्त शक्ति यानी ईश्वर ने जो शक्ति दी है, जन्मजात गुण है, हमने अर्जित नहीं की, हम जब पैदा हुए हमारे साथ पैदा हुई, ऐसा इसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिभा, यानी प्रतिभा के लिए शब्द प्रयोग होते हैं जन्मजात गुण या ईश्वर प्रदत्त जो योग्यता है, गुण है, वो इसको बोलते हैं। अगर दूसरी बात हम करें व्युत्पत्ति की, तो व्युत्पत्ति का जैसे मैंने बताया कि आप कह सकते हैं कि शब्द शास्त्र ज्ञान है, लोक ज्ञान है, उन चीज़ों के बारे में होता है। शब्द शास्त्र ज्ञान है जैसे मान लीजिए, ठीक है, लोक व्यवहार ज्ञान है, ठीक है, लोक ज्ञान है मान लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है, लोक व्यवहार है जैसे मान लीजिए, लोक व्यवहार का ज्ञान है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है व्युत्पत्ति के अंतर्गत मानी जाती है। इसके बाद में है अभ्यास। अभ्यास से तो आप सभी परिचित हैं कि एक ही काम को जो हम बार बार करके उनमें सुधार करते हैं वो अभ्यास है। और यहाँ हम काव्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ अभ्यास से तात्पर्य है कि काव्य रचना बार बार करना। आपने एक बार काव्य रचना की, उसके बाद उसमें कुछ दिक्कत आई, दोबारा की। जैसे अगर आपने द्विवेदी युग पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब पहली बार खड़ी बोली में कविताएं लिखी गई तो वो कविताएं इतनी अच्छी नहीं थी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन कविताओं को सुधार कर जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया, सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित किया। और वो कविताएं कवियों ने पढ़ी, उनका सुधरा हुआ रूप, और वो बार बार प्रयत्न करते गए, और आज खड़ी बोली कविता के रूप में सफल भाषा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अभ्यास के बारे में है। अब जो है हमारे संस्कृत के दूसरे विद्वान है दंडी, जिनका ग्रंथ काव्यादर्श है, काव्यादर्श। तो दंडी है, दंडी ने क्या कहा है देखिए, दंडी अभ्यास को भी प्रमुखता देते हैं। तो देखिए क्या कहा इन्होंने, मैंने ये कहा कि अभ्यास को भी प्रमुखता देते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति को तो मानते हैं सारे ही, इन्होंने अभ्यास को भी काफ़ी प्रमुखता दी है भामे की तुलना में, हम ऐसा बोल सकते हैं। इनकी जो पंक्ति है वो क्या है देखिए, ये कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा, नैसर्गिकी च प्रतिभा, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। आगे और भी है, स्क्रीन में जगह नहीं है लिखने की, मैं बोल देता हूँ। एमन स वियोगाशा कारणम काव्य संपदा, ये इनकी पंक्ति है। तो ये क्या कह रहे हैं देखिए, नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक, जो जन्मजात है, हमने जानबूझकर उसको इकट्ठा या नहीं किया, स्वाभाविक है, जन्मजात है, यानी प्रतिभा। नैसर्गिक का मतलब साधारण शब्दों में, तो नैसर्गिक जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जन्मजात, स्वाभाविक, और जन्मजात या स्वाभाविक से अर्थ यहाँ है प्रतिभा से है। च प्रतिभा यानी कि जन्मजात जो प्रतिभा है, श्रुतम च बहु निर्मलम यानी कि निर्मल शास्त्रों का ज्ञान या बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान। जो मैंने आगे लाइन बोली एमन सचाभ्योगाशा, इस लाइन में कहने का मतलब है अनवरत अभ्यास, यानी वो अभ्यास
जो आप करते रहें। अभ्यास का अर्थ ये है कि आप बार बार कर रहे हैं। अगर आपने एक बार कोई कार्य किया, दोबारा नहीं किया, तो आप उसे अभ्यास बोल ही नहीं सकते। अभ्यास जहाँ शब्द आ गया, इसका अपने आप में अर्थ है कि आप उसको बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ यही है कि अनवरत अभ्यास, यानी जो अभ्यास लगातार किया गया अभ्यास हो। कारणम, कारण है किसका? काव्य संपदा, काव्य रूपी संपदा का। तो क्या कह रहे हैं? नैसर्गिकी च प्रतिभा, यानी नैसर्गिक मतलब जन्मजात प्रतिभा, स्वाभाविक जो प्रतिभा है। श्रुतम च बहुनिर्मलम, निर्मल शास्त्रों का ज्ञान, यहाँ से तात्पर्य है। तो प्रतिभा, शास्त्रों का ज्ञान यानी व्युत्पत्ति, अनवरत अभ्यास यानी अभ्यास, कारण काव्य संपदा, यानी वे सारे क्या है? कारण है काव्य संपदा के। तो इन्होंने भी तीन चीजें मानी है, प्रतिभा को माना, व्युत्पत्ति को माना और अभ्यास को माना। चलिए आगे चलते हैं। हमारे जो इसके बाद में विद्वान हैं, उन्हें हम कहते हैं आचार्य वामन, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, तो इनकी बारे में हम जानने से पहले देखते हैं इनकी पंक्ति क्या कहती है, यानी इनकी जो इन्होंने लिखा उनके बारे में वो क्या है। तो इनकी पंक्ति है, लोको विद्या प्रकीर्ण च काव्यांग, ये इनकी पंक्ति है। इन्हीं के आधार पर इनका निष्कर्ष निकलेगा। तो ये इन्होंने क्या कहा इस पंक्ति के अंदर, वामन की पंक्ति है। तो वामन क्या कहते हैं, देखिए कि लोको, लोको का मतलब है लोक व्यवहार ज्ञान। अगर इसको हम काव्य हेतु में वैसे नाम देना चाहें तो लोक व्यवहार ज्ञान किस चीज़ का नाम है? तो लोक व्यवहार ज्ञान किसे कहते हैं हम? और विद्या, विद्या का मतलब भी क्या है? शास्त्र ज्ञान। तो लोक व्यवहार ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ये सारा क्या है? व्युत्पत्ति है, मान लीजिए आप। प्रकीर्ण च काव्यांगनी, ठीक है। और फिर ये प्रकीर्ण है, इन्होंने 6 प्रकीर्ण माने हैं, ये है ना। प्रकीर्ण च काव्यांगनी, यानी काव्यांगनी मतलब काव्य के जो कारण है काव्य के, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लोक को विद्या यानी लोक ज्ञान, विद्या यानी कि शास्त्र ज्ञान, ये दोनों व्युत्पत्ति के अंदर आप मान सकते हैं। प्रकीर्ण च, इन्होंने 6 प्रकीर्ण माने, वो हम देख लेते हैं अभी। और काव्यांगनी मतलब ये काव्य के हेतु है, आप कह सकते हैं यहाँ पे साधारण शब्दों में। प्रकीर्ण क्या है? इन्होंने प्रकीर्ण के नाम नाम दिए अलग अलग, वो हम देख लेते हैं क्या क्या कहा इन्होंने उनके बारे में। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है? कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, लेकिन मैं आगे बताता हूँ आपको क्या है। तो लोको विद्या, व्युत्पत्ति, प्रकीर्ण च काव्यांगनी। प्रकीर्ण 6 माने, वो कौन कौन से हैं देखिए। तो सबसे पहले इन्होंने लक्ष्य लक्ष्य तत्व माना, लक्ष्य तत्व, लक्ष्य तत्व, लक्ष्य तत्व इन्होंने ये कहा इसके अंदर कि जो अन्य कवि है उनकी रचना में पढ़नी चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कि अन्य कवियों ने कैसा लिखा, फिर हम भी अच्छा लिख सकें। एक इन्होंने कहा अभियोग। तो अभियोग से क्या तात्पर्य है इनका, देखिए इन्होंने कहा अभियोग। तो अभियोग से इनका तात्पर्य है अभ्यास। आ गया तीसरा काव्य हेतु एक हमारे पास, लोक को विद्या, लोक को मतलब लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या का मतलब यानी शास्त्र ज्ञान, ये दोनों व्युत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं। और अभियोग, अभियोग जो है प्रकीर्ण के अंदर 6 माने, उसमें अभियोग है, उन्होंने अभ्यास को शामिल कर लिया। इसके बाद में प्रकीर्ण के अंदर ही 6 है, 6 में मैं 2-3 ही बता रहा हूँ प्रमुख, आप देख लेना। और तो एक जैसे इन्होंने माना प्रतिभा, प्रतिभा को माना है इन्होंने। और प्रतिभा आपको पता ही है क्या होती है। तो प्रतिभा को माना, प्रतिभा का मतलब है ईश्वर प्रदत्त योग्यता या जन्मजात, जिसे हम गुण भी बोल सकते हैं। तो तीनों काव्य हेतु आ गए इनके अंदर। लोको विद्या शास्त्र ज्ञान, यानी लोक ज्ञान, लोक शास्त्र ज्ञान, विद्या का मतलब जो हमारा शास्त्र ज्ञान है, वो सारा व्युत्पत्ति हुआ। जो प्रकीर्ण माने 6, उन प्रकीर्णों में जो एक प्रकीर्ण का नाम है अभियोग, और अभियोग का अर्थ इन्होंने लिया है अभ्यास से, कि काव्य रचना का लगातार अभ्यास करना, उसका प्रयत्न करना। और एक इन्होंने माना प्रतिभा, प्रकीर्ण में जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, यानी हम तीनों काव्य तो इन्होंने स्वीकार किए। और 6 वो देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक विद्वान है जिनका नाम है रुदर्ट, आचार्य रुदर्ट। दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको समझ ना आ रहा हो। ये पेन थोड़ा सा चलता नहीं है इसके ऊपर, फ़ोन में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए रुदर्ट क्या है, रुदर्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने भी 3 हेतु स्वीकार किए। हेतु भी स्वीकार करने हैं, सिर्फ नाम कुछ अलग लगते हैं। और ये नाम आपको याद रखने हैं जरूर कि किसने नाम क्या दिया। तो जैसे इन्होंने क्या कहा, शक्ति कहा,
शक्ति किसको कहा? प्रतिभा को। तो प्रतिभा बराबर शक्ति इन्होंने कहा। मान लीजिए इनका नाम जो है वो शक्ति है, जिसे हम प्रतिभा पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो इन्होंने शक्ति कहा। दूसरा इन्होंने व्युत्पत्ति ही कहा, व्युत्पत्ति का अर्थ भी वही है, अर्थ वही रहेगा। और तीसरा इन्होंने अभ्यास ही कहा। तो इन्होंने सिर्फ जो प्रतिभा है उनकी जगह शक्ति शब्द का प्रयोग किया, और ये तीनों माने। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी किया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्रतिभा है, यानी प्रतिभा का नाम क्या दिया? शक्ति। तो शक्ति के दो भेद किए, या आप साधारण शब्दों में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं प्रतिभा के इन्होंने दो भेद किए। एक तो इन्होंने माना है, अगर प्रतिभा के दो भेद माने हम, इन्होंने जो माने हैं तो वो क्या माने हैं? प्रतिभा के दो भेद है। एक को तो माना इन्होंने सहजा प्रतिभा, सहजा प्रतिभा, और दूसरी को माना इन्होंने आगे जो है उत्पाद्य, उत्पाद्य प्रतिभा। अब देखिए इनमें क्या है, सहजा मतलब सहज, जो सहज ही प्राप्त है वो कौन सी होगी? यानी जो जन्मजात है, जो जन्मजात या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है, उस प्रतिभा को इन्होंने कहा सहजा प्रतिभा। लेकिन ये कहते हैं कुछ में वो प्रतिभा ना हो, और वो लोग अभ्यास करके, अभ्यास अनवरत अभ्यास करने के बाद अगर वो श्रम करके, मेहनत करके वो प्रतिभा उत्पन्न कर ले, तो उसे कहते हैं उत्पाद्य प्रतिभा। उत्पाद्य मतलब जो उन्होंने उत्पादन किया है, जो उन्होंने अर्जित किया अभ्यास के द्वारा, वह उत्पाद्य, उत्पाद्य। और जो सहज ही प्राप्त है, ईश्वर प्रदत्त है, वो है सहजा। तो ये इनके दो, इनका सिर्फ इतना हमें ध्यान रहना चाहिए कि रुद्रट है, उन्होंने भी तीन माने हेतु, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा को उन्होंने शक्ति कहा, या शक्ति जिसे कहा है वो प्रतिभा है। प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्य। सहजा वो है जहाँ जन्मजात है, ईश्वर प्रदत्त है। उत्पाद्य वो है जहाँ उन्होंने श्रम से उत्पन्न की है उसको। और इसके अलावा दो हमें पता ही है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये इन्होंने तीनों गुण माने हैं। इसमें कोई और ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं हमारे पास। आगे हमारे ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन नाम है जिनका, ग्रंथ ध्वन्यालोक उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो आनंदवर्धन है वो क्या मानते हैं, उनका भी देख लेते हैं हम। तो आनंदवर्धन क्या कहते हैं, देखिए आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन ने भी, देखिए वो तीन ही मानेंगे, लेकिन देख लेते हैं उनका मानने का तरीका क्या है सिर्फ। तो आनंदवर्धन ने भी क्या है, प्रतिभा को माना, व्युत्पत्ति को माना, और अभ्यास को भी माना। प्रमुख किसको मानते हैं, ये बात इसमें है सिर्फ कि प्रतिभा को सबसे प्रमुख माना इन्होंने। आनंदवर्धन की बात करें, प्रतिभा को सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रतिभा को माना, और अधिकतर विद्वानों ने प्रतिभा को सबसे ज़्यादा प्रमुख माना है, जिनमें आनंदवर्धन भी एक है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास को माना है, प्रतिभा को प्रमुख माना है। और ये क्या कहते हैं, इनकी लाइनें हैं कि व्युत्पत्ति के अभाव का दोष प्रतिभा द्वारा ढका जाता है। कहना क्या चाहते हैं कि व्युत्पत्ति के अभाव का दोष, कि किसी को अगर लोक व्यवहार ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर उसके पास प्रतिभा है और वो काव्य रचना करता है, तो जो शास्त्र ज्ञान उसको नहीं है वो छिप जाता है, वो ढक देती है प्रतिभा। परंतु प्रतिभा के अभाव का दोष व्युत्पत्ति नहीं ढक सकती। दोबारा लाइन बोलता हूँ मैं धीरे धीरे, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि व्युत्पत्ति के अभाव का दोष प्रतिभा द्वारा ढका जा सकता है या ढका जाता है, परंतु प्रतिभा के अभाव का दोष व्युत्पत्ति नहीं ढक सकती। तात्पर्य कि व्युत्पत्ति की कमी है किसी में, परंतु प्रतिभा है, तो उसकी व्युत्पत्ति नहीं होने का जो दोष है, कमी जो है वो ढक जाएगी, प्रतिभा उसको ढक देगी। परंतु किसी के पास प्रतिभा नहीं है और व्युत्पत्ति है, तो वो व्युत्पत्ति प्रतिभा के अभाव को नहीं ढक सकती। यानी कि जिसमें जन्मजात गुण है कविता करने का, काव्य रचना करने का, और एक व्यक्ति जिसमें जन्मजात गुण नहीं है, वो अभ्यास करके उसने कविताएं लिख रहा है, तो दोनों की कविताओं में अंतर होगा। और जिसमें जन्मजात गुण है उसकी कविताएं अच्छी होगी, वो व्युत्पत्ति उसमें अगर उसको पता नहीं है तो भी वो अच्छी कविताएं लिख पाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास आनंदवर्धन ने माने। ये आपको लाइन अगर इनकी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइन आप याद कर लीजिएगा। राजशेखर की बात करें तो इन्होंने भी क्या किया होगा, आप सोच के देखिए। तो वे प्रतिभा और शक्ति को अलग मानते हैं, इन्होंने एक ये कहा। और काव्य तो साधारण से तीन ही माने हैं, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इन्होंने क्या है, जो बुद्धि है उनके तीन भेद किए, ये इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया कि बुद्धि है उसके तीन भेद होते हैं। एक तो इन्होंने मानना है स्मृति। तो स्मृति से तात्पर्य इनका है कि स्मृति क्या होती है, यानी हम कुछ याद कर पाएँ, जो हमारी मेमोरी जिसमें बोलते हैं। स्मृति से तात्पर्य कि आप अतीत, पीछे बातों को याद कर पाओ जो पीछे हमारे साथ हुई है, या
कुछ भी घटनाएं जो अतीत में हैं उनको याद कर पाओ, वो क्या है, स्मृति है। मति इन्होंने कहा है वर्तमान के बारे में, कि जो वर्तमान की बोधक है, वर्तमान के बारे में ज्ञान करवाए अच्छे प्रकार से, वो क्या है, मति। और प्रज्ञा के मतलब है भविष्य से है इनका। प्रज्ञा इन्होंने माना है कि भविष्य के जो अर्थ है, भविष्य की जो जानकारी है, भविष्य में कल्पना है जो भविष्य के एक प्रकार से है, वो हमारे सामने लेके आई, वो बुद्धि कौन सी है, प्रज्ञा बुद्धि है। तो राजशेखर का इतना ही है, तीनों काव्य हेतु माने इन्होंने। शक्ति और प्रतिभा को अलग अलग मानते हैं ये, और बुद्धि के इन्होंने तीन भेद किए हैं। वो कौन कौन से, तो स्मृति जो अतीत के लिए महत्वपूर्ण है, अतीत की स्मृतियाँ हमारे सामने लेके आती है। मति जो वर्तमान की बोधक और वर्तमान के बारे में विचार करने वाली, विवेचन करने वाली बुद्धि है। और प्रज्ञा जो भविष्य को लेकर काम करती है, वो कौन सी है, प्रज्ञा है। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण विशेष बात है जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है, देखिए देखते हैं वो क्या है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो प्रकार माने हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से माने हैं वो हमें देखना होगा। बुद्धि के माने हैं पहले तीन प्रकार। अगर राजशेखर को थोड़ा सा हम देखें तो शक्ति और प्रतिभा को वो अलग अलग मानते हैं। बुद्धि के तीन भेद किए हैं उन्होंने, स्मृति, मति, प्रज्ञा। और प्रतिभा जो है उसके भी दो भेद किए हैं। और एक का नाम जो मानते हैं वो मानते हैं कार्यत्री प्रतिभा, कार्यत्री। और एक का मानते हैं भावयित्री। बिल्कुल आसान है ये, देखिए समझने की कोशिश करेंगे हम, क्या है भावयित्री और कार्यत्री प्रतिभा। आगे प्रतिभा नाम है इनके दोनों के, कार्यत्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा। देखिए कार्यत्री यानी जो कार्य करता है, कार्य कौन करता है कविता में, कवि। तो कार्यत्री प्रतिभा जो है वो किस में होनी चाहिए, आप सोचिए। कार्यत्री जो कार्य कर रहा है, मान लीजिए कवि कर्म कर रहा है, तो कवि कर्म कौन कर रहा है, कवि कर रहा है। तो ये प्रतिभा, कार्यत्री प्रतिभा किस में होनी चाहिए, कवि में होनी चाहिए। तो कार्यत्री प्रतिभा है, उसका संबंध किससे होगा, कवि से होगा। भावयित्री, भाव ग्रहण कौन करेगा काव्य पढ़कर, जिसको हम सहृदय बोलते हैं, यानी जिसके पास हृदय है, यानी पाठक। तो पाठक या सहृदय है जो काव्य को पढ़कर आनंद लेगा, वो भी तो एक प्रतिभा है ना। अगर आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जीवन में, किसी के भी जीवन में, कि वो घटनाएं ऐसी होती है कि जिसमें बहुत तकलीफ, पीड़ा, दुख दर्द की स्थिति हो, करुणा की स्थिति हो, तो उसमें कुछ लोग इतने सहज होते हैं कि वो आपकी पीड़ा में इतने ज़्यादा घुल जाते हैं कि उन्हें अपनी पीड़ा लगती है, और वो आपके साथ बिल्कुल मतलब आपके दुख बांटते हैं, आप कह सकते हैं। और कुछ लोगों को कोई खास एहसास नहीं हो पाता उसका, मतलब उनको अंदर से दुख नहीं आ पाता कि वो दुख जाहिर करे। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर किसी काव्य पढ़कर आनंद आ रहा है तो उसके पास हृदय है ना, वो आनंद लेने वाला, इसीलिए उसको आ रहा है। तो उसको भावयित्री प्रतिभा से तात्पर्य है कि ऐसी प्रतिभा जो पाठक सहृदय के पास है, और इस प्रतिभा के द्वारा वो काव्य को गहन अध्ययन या काव्य का सार ग्रहण कर सकता है, उसकी भावना ग्रहण कर सकता है। तो कार्यत्री प्रतिभा कवि के पास होनी चाहिए, भावयित्री प्रतिभा जो है वो पाठक या हृदय के पास होनी चाहिए। इसके अलावा राजशेखर ने और बहुत सारे भेद किए हैं, इतना पढ़ना चाहो बहुत है, वरना आप चाहो तो मान लीजिए राजशेखर ने कवि के भी तीन प्रकार माने हैं, शाश्वत है, अभ्यासिक है, औपदेशिक है। ये अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लीजिएगा, पेपर के लिए एक बार इतना हम पढ़ के चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। इसके बाद में है आचार्य मम्मट, इनको नहीं बोलना है। ये संस्कृत में आचार्य मम्मट काफ़ी प्रसिद्ध, या आप कह सकते हैं कि बुद्धिमान विद्वान माने जाते हैं। इनकी जो चर्चाएं हैं, इनकी बातें हैं, इनका जो ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है, संस्कृत के लिए भी और हिंदी में भी मान लीजिए। तो देखिए क्या मानते हैं ये, इनकी पंक्ति है, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेषणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासा इति हेतु सद्दुद्भवे। अब ये इतनी लंबी मैं लिखूंगा, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, आपको अर्थ समझा रहा हूँ एक शब्द का क्या है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, देखिए। शक्ति निपुणता, शक्ति निपुण सा मतलब शक्ति में निपुण हो, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, शक्ति। और शक्ति का क्या अर्थ होना चाहिए, सोचिए आप खुद। इसके बाद में लोक शास्त्र काव्य द्वेक्षणार्थ, यानी लोक शास्त्र का ज्ञान। तो क्या हुआ, लोक शास्त्र, लोक शास्त्र, लोक शास्त्र हुआ। इसके बाद में कह रहा है काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास। तो यानी कि एक तो शिक्षा हुई, यानी काव्यज्ञ, काव्यज्ञ मतलब काव्य के जो जानकार है, मर्मज्ञ, काव्य मर्मज्ञ, काव्य के जानकार। शिक्षा अभ्यास,
तो काव्य मर्मज्ञ, काव्य की जानकारी से प्राप्त शिक्षा और उस काव्य का अभ्यास। तो तीसरा क्या हुआ यहाँ पे, अभ्यास। और जो काव्य में शिक्षा प्राप्त की है वो किसके अंदर आएगा, लोक शास्त्र या आप शास्त्र के अंदर मान सकते हो। तीन चीजें हुई। दोबारा बोलता हूँ, देखिए शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य द्वेषणात्। यानी शक्ति निपुणता यानी शक्ति से निपुण आप कह सकते हैं, शक्ति किससे तात्पर्य है, प्रतिभा से। लोक शास्त्र है और काव्य की शिक्षा यानी काव्य के मर्मज्ञों, काव्य के जानकारों से शिक्षा। अभ्यास इति यानी और अभ्यास, इति हेतु सदुद्भवे यानी काव्य के उद्भव के मूल हेतु है ना। हेतु सदुद्भवे यानी काव्य के उद्भव के यानी उत्पन्न के, काव्य कैसे बनता है उसके मूल हेतु है। वो कौन कौन से बताए, शक्ति जिसका अर्थ क्या होगा, प्रतिभा। लोक शास्त्र ज्ञान या जो व्यवहार ज्ञान है वो क्या हो गया, व्युत्पत्ति। और अभ्यास का मतलब अभ्यास है ही, यही शब्द प्रयोग किया सिर्फ शक्ति, जो राजशेखर ने भी प्रयोग किया था। राजशेखर ने शक्ति प्रतिभा को अलग माना था और जो रुद्रट ने प्रयोग किया था शक्ति, तो ये बात है। तो ये तीन चीज़ें इन्होंने मानी है। अब ये इनके बारे में क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं वो देखते हैं हम। मम्मट ने जो है शक्ति माना प्रतिभा को, व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों काव्य हेतु माने, यानी प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास माने हैं, प्रतिभा को शक्ति का। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और तीनों को महत्व दिया है ठीक ठाक। और इन्होंने भी प्रतिभा के बारे में ज़्यादा महत्व दिया है प्रतिभा को। और क्या कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना नहीं, हठवश रचित काव्य का उपहासास्पद होना निश्चित है। तात्पर्य कि अगर किसी के पास प्रतिभा नहीं है काव्य रचना की, तो वो कविता, वो काव्य उपहासास्पद यानी हंसने लायक, उपहास के लायक हो जाएगा, वो रचना नहीं बनेगी। जैसे केशवदास, अगर हम कभी पढ़ने का मौका मिलेगा केशवदास, तो उसके बारे में बात करेंगे, तब हम देखेंगे चीज़ों को साथ में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करके, तुलना रूप से। तो यह बात यहाँ पे कहना चाहते हैं जो ये हमारे मम्मट हैं। आगे देखते हैं क्या है। एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है आचार्य जयदेव। तो जयदेव क्या मानते हैं, देखिए इनकी पंक्ति है, पढ़ता हूँ आपको समझा देता हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं, आप याद करनी पड़ेगी आपको ये पंक्ति। तो देखिए बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार उत्पत्ति का मूल हेतु बीज है, तात्पर्य कि आप कुछ भी, आपको अगर बोना है, कुछ करना है, किसी की उत्पत्ति होगी, तो उसके लिए बीज उसका मूल कारण है। कि अगर बीज नहीं है तो कोई पौधा, कोई फल, कुछ नहीं होगा। अगर आप बीज बोओगे तो ही उसका जो पौधा बनेगा, या कुछ जो भी आप जिसका बीज बो रहे हो वो उत्पन्न होगा। तो जिस प्रकार उत्पत्ति का मूल हेतु बीज है, यानी बीज के बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता। कुछ भी उत्पन्न होने के लिए उसका मूल हेतु, मूल कारण क्या है, बीज है। खाद और पानी तो उसके विकास के हेतु है। कि अगर आपने सिर्फ आप खेत के अंदर बीज ना बोकर अकेले खाद और पानी दोगे तो पौधा नहीं बन सकता। पहले, सबसे पहले बीज होगा और उसके बाद उसे खाद पानी दोगे तो बनेगा। सबसे मूल उसमें क्या है कि बीज है। उसी प्रकार काव्य सृष्टि भी मूल हेतु प्रतिभा है। यानी जैसे बीज किसी भी पौधे के लिए, उस किसी की उत्पत्ति के लिए मूल बीज है, बीज के बाद अगर आप उसे खाद पानी दोगे तो वो क्या होगा, कुछ उत्पन्न होगा। इसी प्रकार प्रतिभा बीज की संभाव, मतलब बीज की तरह मूल है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सहायक है। जैसे पौधे बीज के लिए खाद और पानी सहायक है विकास के लिए, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके लिए सहायक है। लेकिन मूल जो इसका हेतु है वो क्या है, प्रतिभा। ये किसने माना, जयदेव ने माना। इसी प्रकार जगन्नाथ है, उसने भी तीनों का हेतु माने, और कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आगे हम दूसरे पढ़ेंगे, रीतिकालीन और आधुनिक विद्वान हैं उनके निष्कर्ष पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या काव्य हेतुओं को लेकर क्या चर्चा की, वो पढ़ेंगे। जो आज की इस वीडियो में आपको बताया गया वो आप याद कीजिएगा साथ साथ। धन्यवाद।